हेलो एंड वेलकम टू सीयूटी बाय सुपरग्रेड्स। मेरा नाम है राही शर्मा और आज हम लोग करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की कुछ एनसीईआरटी के मेन हाइलाइट्स जो आप लोगों को देखने रहेंगे और जो आपके एग्जाम्स पर्सपेक्टिव से मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों। हम लोग आज उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या हैं, इस चैप्टर के बारे में जानेंगे। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बेटा बेसिकली अगर आप देखो यहाँ पर सबसे पहले इंट्रोड्यूस करता है एनसीईआरटी, आपको बताता है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हमारे लिए क्यों यूजफुल है। ये पीवाईक्यूज रह चुके हैं लास्ट पिछले कुछ ईयर्स में। 2016 के बाद मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन रहा है, व्हाट आर द बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। यहाँ आप देख लो, सबसे पहली लाइन इंट्रोडक्शन में उन्होंने दिया हुआ है कि भाई क्लोरोफिल हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया, विटामिन बी 12 हो गया, ये सब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है। और विटामिन बी 12 ये आपका 2024 के 2024 में रिलीज जो 2025 का सीबीएसई का सैंपल क्वेश्चन पेपर है, उसमें भी विटामिन बी 12 के बारे में पूछा गया है कि बताइए ये इसके अंदर कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कौन सा मेटल पाया जाता है। तो बच्चों विटामिन बी 12 का नाम है साइनोकोबालामाइन, तो कोबाल्ट इसमें पाया जाएगा। और आप यहाँ देख लीजिए, यहाँ साफ साफ दिया हुआ है कि क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन एंड विटामिन बी 12 आर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ मैग्नीशियम, यानी कि क्लोरोफिल में है मैग्नीशियम, हीमोग्लोबिन में है आयरन और बच्चों विटामिन बी 12 में है कोबाल्ट। मैं फिर बोल रहा हूं, ये सैंपल क्वेश्चन पेपर 2025 यानी कि जब आप लोग नेक्स्ट ईयर अपेयर होगे उसका क्वेश्चन दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वर्नर थ्योरी हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की। तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स क्या होते हैं, इनको समझाने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट अपनी अपनी थ्योरीज लेकर आना शुरू हो गए। तो वर्नर जब सबसे पहले आए तो वर्नर थ्योरी जो थी वो दी थी बेटा एल्फ्रेड वर्नर ने 1893 में। यहां पर हम लोग देख सकते हैं साफ साफ लिखा हुआ है, एल्फ्रेड वर्नर ने दी थी ये थ्योरी को। कब? एल्फ्रेड वर्नर ने इस थ्योरी को दिया था 1893 में। मैं क्यों बोल रहा हूं एग्जैक्ट, क्योंकि बेटा 1866 को एल्फ्रेड वर्नर पैदा हुए थे, 1919 को उनकी डेथ हो गई थी और 1893 में उन्होंने ये थ्योरी को प्रपोज करा था। वो कहते हैं कि एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में दो टाइप की आयंस होती हैं, दो टाइप की वैलेंसी होती हैं। एक को बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी और दूसरे को बोला जाता है बच्चों सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को छोड़कर चली जाएगी, विच लीव्स द कॉम्प्लेक्स। लेकिन सेकेंडरी का जो वैलेंसी रहेगी, इट विल रिमेन अटैच विद द कॉम्प्लेक्स। से फॉर एग्जांपल उन्होंने बोला था कि बाइनरी कंपाउंड सच एज CrCl3, COCl2 एंड PdCl2 हैव प्राइमरी वैलेंसी ऑफ 3 2 2 रिस्पेक्टिवली। जैसे CrCl3 है तो यहाँ पे 3 क्लोरीन जो होगा वो उसकी प्राइमरी वैलेंसी हो गई, और Cl2 हो गया आपकी प्राइमरी वैलेंसी, यहाँ पे COCl2 में 2 और PdCl2 में भी 2। अब आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर वो बोलता है, जैसे मान लीजिए 1 मोल ऑफ COCl3 .6 NH3 है, ठीक है। तो इसका कलर होता है येलो कलर, लेकिन इसमें प्राइमरी वैलेंसी कौन सी बताई मैंने, क्लोरीन हो गई आपकी प्राइमरी वैलेंसी। तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरीके से बनेगा बेटा, CONH3 होल 6 Cl3। तो प्राइमरी वैलेंसी है क्लोरीन, तो बेटा जब ये कॉम्प्लेक्स को लीव कर देगी, ये कॉम्प्लेक्स को लीव करके चले जाएगी, तो ये कुछ कॉम्प्लेक्स इस तरीके से आपके पास में दिखेगा। CONH3 6 का 3 पॉजिटिव प्लस 3Cl नेगेटिव। अब वर्नर को सही प्रूफ करने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट अपने साइंटिफिक एविडेंस भी लेकर आए थे टू प्रूव वर्नर करेक्ट। एक साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि वर्नर सही बोल रहा है कि भाई प्राइमरी वैलेंसी कॉम्प्लेक्स को छोड़ के जाती है, क्योंकि जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाया, जब मैंने सिल्वर नाइट्रेट से रिएक्ट करवाया उस कॉम्प्लेक्स को, तो मेरे को व्हाइट पीपीटी मिल गया, किसका? AgCl का, जो तभी पॉसिबल था जब प्राइमरी वैलेंसी अपना कॉम्प्लेक्स को छोड़कर जाती। ये सिंपल सी चीज बोली थी बेटा बर्नर ने, और उसको करेक्ट प्रूफ करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट आ गए थे। तभी आप देखिए 1 मोल ऑफ COCl3.6 NH3 आपको बेटा 3 मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है। वहीं आप नीचे देखेंगे तो COCl3.5NH3 आपको 2 मोल्स ऑफ AgCl दे रहा है। इसका मतलब ये होता है यहाँ पर एक क्लोरीन सेकेंडरी वैलेंसी का भी तरह बिहेव कर रही है। तो ये कॉम्प्लेक्स कुछ इस तरह से रहेगा बेटा, CONH3 5 Cl और बाहर फिर रहेगा Cl2। तो
ये सिंपल सा है, आप देखो जैसे जैसे हम क्लोरीन को लीगेंड बनाते जा रहे हैं वैसे वैसे कलर में भी चेंजेस आते जा रहे हैं। और जब आप देखेंगे बेटा COCl3.4NH3 केस में तो आपको 1 मोल ऑफ AgCl मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 क्लोरीन बन चुकी हैं आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, कुछ इस तरीके से CONH3 होल 4 Cl2Cl। आ गई बात समझ में? आगे बढ़ते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब इसके बाद में अगर हम आगे देखें तो यहां पर टेबल 9.1 हैव आइडेंटिकल एम्पिरिकल फॉर्मूला COCl3.4NH3 बट डिस्टिंक्ट प्रॉपर्टीज। सच कंपाउंड्स आर टर्म्ड एज आइसोमर्स। ऐसे कंपाउंड जिनके पास में बेटा फॉर्मूला मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, एम्पिरिकल फॉर्मूला अलग हो लेकिन प्रॉपर्टीज अलग अलग हो, उसको हम बोलते हैं क्या? आइसोमर्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। आगे देखते हैं बच्चों, वर्नर थ्योरी के मेन पोस्टुलेट्स क्या थे जो मैं आपको समझा चुका हूं, वही यहाँ पे इसने दिया हुआ है। पहला, द प्राइमरी वैलेंसीज आर नॉर्मली आयोनाइजेबल एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग प्राइमरी वैलेंसीज क्या थी? वो नेगेटिव आयंस थी। ठीक है, और आयोनाइजेबल थी, मतलब आयोनाइज हो सकती थी, मतलब कॉम्प्लेक्स को छोड़ के जा सकती थी। सेकेंडरी वैलेंसीज आर नॉन आयोनाइजेबल, मतलब कॉम्प्लेक्स को छोड़ के वो नहीं जाएंगी। These are satisfied by neutral molecule और नेगेटिव आयन। यहाँ पर या तो नेगेटिव आयन रह सकता है या न्यूट्रल मॉलिक्यूल रह सकता है सेकेंडरी वैलेंसी में। लेकिन बेटा प्राइमरी वैलेंसी में वर्नर ने एक चीज गलत बोली थी कि केवल नेगेटिव आयंस ही हो सकती हैं, मतलब एंड आर सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयंस। बल्कि बाद में जाकर कुछ पॉजिटिव आयंस के बहुत सारे हमें कॉम्प्लेक्स मिले जिसमें पॉजिटिव आयंस भी थे। फिर बोलता है द सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर एंड इज फिक्स्ड फॉर अ मेटल। बेटा ये फिक्स्ड फॉर अ मेटल वाली बात इसने बोली थी कि कुछ कुछ मेटल्स के लिए आपका हमेशा फिक्स्ड ही रहेगा क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर। मैं आपको एक बार बता देता हूं इसने किन मेटल्स के लिए क्या कोऑर्डिनेशन नंबर फिक्स्ड बोले थे, ध्यान दीजिए। Fe2 पॉजिटिव, Fe3 पॉजिटिव, Pt4 पॉजिटिव, इसके पहले हम लोग कोबाल्ट लिखेंगे, कोबाल्ट Pt4 पॉजिटिव, क्रोमियम, रुथेनियम और ऑस्मियम। इसके लिए उसने कहा था हमेशा 6 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। फिर उसके बाद में Pt2 पॉजिटिव, Ni, कॉपर, Zn, Au, Hg, इनके लिए हमेशा 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। और Ag के लिए हमेशा 2 कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा। अब आप कहोगे सर हम लोग कैसे याद रखेंगे, हम तो नन्हे मुन्ने बच्चे हैं प्यारे प्यारे से, तो कोई तरीका या कोई ट्रिक या कोई निमोनिक है तो बता दीजिए। बेटा जहां जहां केमिस्ट्री में आपको याद करना है मेरे पास सबका निमोनिक है, तो आप टेंशन मत लो। इसको ऐसे याद करना, Fe को एक ही, दो Fe को केवल एक ही Fe पढ़ो और इनको मिलाकर बोलो फेको। क्या बोलो बेटा? फेको। फेको पटाका, फेको पटाका कार में, आरयू से रशिया बोलना। फेको पटाका कार में रशिया उड़ जाएगा। ओएस से उड़ जाएगा, फेको पटाखा कार में रशिया उड़ जाएगा। बेटा आप सभी लोगों से मेरी बहुत विनती है, इसको प्लीज वायरल मत करना। अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, पता चले गलती से यूक्रेन वालों ने रशिया में किसी कार में बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया तो राही सर जेल में बंद है। क्यों? उन्होंने कहा था फेको पटाखा कार में रशिया उड़ जाएगा। खैर ये निमोनिक है, मेरा किसी भी कोई गतिविधि से लेना देना नहीं है। अब आगे देखते हैं नीचे वाले को आप लोग याद कैसे करोगे बच्चों। नीचे वाले को याद करने का भी तरीका है, बट बेटा पता नहीं, पता नहीं क्यों, जेडन से जिंदगी, पता नहीं क्यों जिंदगी। और अब बेटा एच जी से कुछ बन नहीं रहा था तो पता नहीं क्यों जिंदगी और हक गई। वैसे मैं HUG वाले हक की बात कर रहा था, गले लगा गई। आप लोग चाहो तो यू की जगह ए लगा सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन आपकी लाइफ में लाइफ चल कैसे रही है। तो ये तरीका है याद करने का वर्नर बॉन्ड थ्योरी को। इसके अलावा बेटा इसमें कुछ भी और इंपॉर्टेंट नहीं था। ठीक है,
अब आते हैं बेटा कुछ डेफिनेशंस पढ़ लेते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ लेते हैं कि भाई आखिर जो हमें और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स के बारे में अंडरस्टैंड करने में हेल्प करे। पहला आता है बेटा कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या होता है? जिसके अंदर सेंट्रल एटम हो, ये देखिए जिसके अंदर सेंट्रल मेटल आयन हो, ठीक है, और वो फिक्स्ड नंबर ऑफ आयन या मॉलिक्यूल से जुड़ा हुआ हो। से फॉर एग्जांपल COCl3NH3, ठीक है, यहाँ पर सेंट्रल मेटल एटम हो गया हमारा कोबाल्ट, और क्लोरीन और अमोनिया हो गए हमारे वो फिक्स्ड मेटल्स जिससे हमारा सेंट्रल एटम जुड़ा हुआ है। अब आता है बेटा सेंट्रल एटम या सेंट्रल मेटल आयन जिसको बोलते हैं CMI। ये क्या होता है? ये वो डी ब्लॉक का एलिमेंट है जो लोन पेयर को एक्सेप्ट करता है अपने वैकेंट डी ऑर्बिटल में, और ये ल्यूविस एसिड की तरह बिहेव करता है। ल्यूविस एसिड क्या बोलते हैं? ल्यूविस एसिड्स आर दोज विच आर लोन पेयर एक्सेप्टर। जो लोन पेयर एक्सेप्टर रहेंगे वो क्या है आपके? वो सारे आपके ल्यूविस एसिड हैं। तो सेंट्रल मेटल आयन बिहेव्स एज ल्यूविस एसिड। वेर एज लीगेंड्स, जो अगला है लीगेंड, लीगेंड्स क्या होते हैं? लीगेंड्स आर लोन पेयर डोनर। ये ल्यूविस बेस की तरह बिहेव करेंगे बेटा। ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? ल्यूविस बेस। और ल्यूविस बेस क्या होते हैं? जो लोन पेयर डोनर होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब डिपेंडिंग अपॉन कि आपका एक लीगेंड कितने लोन पेयर डोनेट कर रहा है, हमने उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करा है। एक होता है बेटा यूनिडेंटेट लीगेंड। ये वो होते हैं जो केवल एक ही लोन पेयर देंगे। से फॉर एग्जांपल Cl नेगेटिव हो गया, एक लोन पेयर देगा। H2O वाटर हो गया, एक लोन पेयर देगा। NH3 अमोनिया हो गया, एक लोन पेयर देगा। फिर आते हैं बेटा डाइडेंटेट लीगेंड, या जिनको बाइडेंटेट लीगेंड बोलते हैं। ये वो होते हैं जो दो लोन पेयर देते हैं बेटा। यूनिडेंटेट एक, बाइडेंटेट दो। जैसे बेटा इथिलीन इथेन 1,2 डायमीन या इथिलीन डायमीन हो गया, ऑक्सलेट हो गया। ये सारे आपके एग्जांपल्स हैं किसके? डाइडेंटेट लीगेंड के। फिर आता है बेटा कुछ होते हैं पॉलीडेंटेट लीगेंड्स। पॉलीडेंटेट लीगेंड क्या होते हैं? जो दो से भी ज्यादा लोन पेयर डोनेट करें उनको बोलते हैं पॉलीडेंटेट लीगेंड। ठीक है, इसी में आएगा एक चीलेटिंग लीगेंड। चीलेटिंग लीगेंड क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को समझाता हूं। ये चीलेट कॉम्प्लेक्सेस के बारे में ध्यान दीजिए। ये दिया हुआ है आपको बेटा चीलेटिंग लीगेंड। ठीक है, पहले पॉलीडेंटेट लीगेंड कितने टाइप के होते हैं हम वो भी देख लेते हैं। बेटा हम लोगों ने अभी डाइडेंटेट तक तो देख लिया, हम लोगों ने अभी डाइडेंटेट देख लिया, हम लोगों ने यूनिडेंटेट के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, फिर आते हैं बेटा कुछ होते हैं ट्राइडेंटेट लीगेंड। ट्राइडेंटेट लीगेंड का एग्जांपल है बेटा टर्पी। टर्पी मतलब टर्पिरिडीन। ठीक है, ये ट्राइडेंटेट लीगेंड तीन लोन पेयर डोनेट करेगा। फिर आते हैं बेटा टेट्राडेंटेट लीगेंड। टेट्राडेंटेट लीगेंड में चार लोन पेयर डोनेट करते हैं। इसका एग्जांपल है ट्राई इथिलीन टेट्राअमीन। ठीक है, ट्राई इथिलीन टेट्राअमीन। फिर आता है बेटा पेंटाडेंटेट लीगेंड। ये पांच लोन पेयर डोनेट करता है, पेंटाडेंटेट लीगेंड। इसका एग्जांपल है बेटा EDTA -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। EDTA होता है इथीन डायमीन ट्राई एसीटेट। ठीक है, अच्छा ये वाला ध्यान से आपने सुन लिया, पेंटाडेंटेट EDTA -3 है। इसका कारण ये है क्योंकि जब मैं हेक्साडेंटेट बोलूंगा ना तो उसी का ही एक बड़ा सा स्ट्रक्चर जो नीचे बना हुआ है वही है। हेक्साडेंटेट का एग्जांपल है EDTA -4 ऑक्सीडेशन स्टेट में, और ये रहा बेटा EDTA -4 में। ये है इथिलीन डायमीन टेट्रा एसीटेट। और जब ट्राई एसीटेट रहेगा तो यहां पर एक CH3COO नेगेटिव की जगह केवल H लगा देना, तो ये EDTA -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाएगा। अब ये कैसे कैसे लोन पे डोनेट करेगा तो ध्यान दीजिए। 6 कैसे कर रहा है सर? क्योंकि यहां पर तो मैं दिख रहा है 1 2 3 और 4 ही कर रहा है। बेटा ये नाइट्रोजन पर भी तो लोन पेयर्स हैं, 5, और ये वाला भी दे देगा 6। तो ऐसे EDTA -4 आपका हेक्साडेंटेट लीगेंड तक बना लेता है। आ गई बात समझ में? तो बेटा हमारे पास में ऐसे ऐसे लीगेंड्स भी हैं जो एक लीगेंड आकर 6 लोन पेयर देगा, है ना। 6 गोली वाले बाबा, बचपन में सुना होगा ना वो, या 1 और 11 पिक्चर। तो 6 लोन पेयर वाले लीगेंड्स। ठीक है, अब चीलेटिंग लीगेंड क्या है बेटा?
और सर हमें ना ये चीलेटिंग लिगेंड वाला कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट ना बड़ा कॉम्प्लेक्स लगता है, और हमें मैडम ने जो समझाया था वो हमें कभी समझ में नहीं आया जिंदगी में आज तक, चीलेटिंग लिगेंड क्या होता है। ये मेरे जितने बच्चों को पढ़ाया सबके इस एक कॉमन डाउट रहता है कि भैया चीलेटिंग लिगेंड है क्या। तो बेटा अगर आप लोग एनसीईआरटी को ही फोकस करो ना अच्छे से, तो यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है, व्हेन अ डाई और पॉलीडेंटेट लिगेंड uses its two or more donor atoms simultaneously, एक साथ, to bind a single metal ion, it is said to be a chelating ligand। होता क्या है बेटा, जो पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं या जो बाइडेंटेट लिगेंड है, वो अपने आप में बेटा बड़ा एक बड़ा मॉलिक्यूल है। से फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें इथेन 1,2 डायमीन की, हम किसकी बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं इथेन 1,2 डाई अमीन की। इसका स्ट्रक्चर दिखता कुछ ऐसा सा है बेटा, ये है बेटा इथेन 1,2 डायमीन। ठीक है, अब अगर ये अपने आप में एक बड़ा मॉलिक्यूल है, अब ये बड़ा मॉलिक्यूल अगर एक सेंट्रल मेटल एटम से एक से ज्यादा बार जुड़ पा रहा है, इसका साइज उसको कुछ इस तरीके से अलाउ करे कि वो सेंट्रल मेटल एटम से या सेंट्रल एटम से एक से ज्यादा बार जुड़ पाए, ऐसे लीगेंड्स को बोलते हैं चीलेटिंग लीगेंड, या चीलेट इफेक्ट, या चीलेट कॉम्प्लेक्स। और ये ज्यादा स्टेबल होते हैं बेटा। ठीक है, चलिए, फिर आता है ये एम्बीडेंटेड लिगेंड। सर ये एम्बीडेंटेड लिगेंड भी बड़ा अजीब सा है। बेटा एम्बीडेंटेड लिगेंड कोई अजीब नहीं है, इसका फंडा कुछ ऐसा है कि भाई एम्बीडेंटेड मतलब, आपने अगर हेलो एल्केन हेलो एरीन चैप्टर पढ़ चुके हो तो वहां पर भी एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल के बारे में बात करी गई है। तो आप कंफ्यूज मत हो, मैं आपको यहीं पर ही एम्बीडेंट लिगेंड भी बता देता हूं, और एम्बीडेंट न्यूक्लियोफाइल क्या रहेगा हेलो एल्केन हेलो एरीन में वो भी बता देता हूं, है ना। एम्बीडेंट का मतलब समझो, इसका मतलब यह है एक ऐसा लीगेंड या एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल जिसके पास में दो दो एटम हैं जो डोनर एटम की तरह बिहेव कर सकते हैं, मतलब दो दो एटम हैं जो लोन पेयर दे सकते हैं, पर एक बार में देगा सिर्फ एक ही। ठीक है, से फॉर एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है बेटा, मेरे को सबसे अच्छा लगता है NO2। NO2 को हम बोलते हैं एन नाइट्राइटो, और इसी में ONO आ जाएगा, इसको हम बोलते हैं बेटा ओ नाइट्राइटो। एन नाइट्राइटो और ओ नाइट्राइटो। ठीक है, यहाँ पर एन नाइट्राइटो में नाइट्रोजन एटम डोनेट करेगा लोन पेयर, और ONO में बेटा ऑक्सीजन एटम डोनेट करेगा लोन पेयर। ठीक है, जैसे HCN NCS ये बोल सकते हो, देखो यहाँ पर नाइट्रोजन डोनर डोनेट कर रहा है, और यहाँ पर बेटा सल्फर डोनेट कर रहा है। इसको बोलते हैं एन थायोसाइनेटो, और इसको बोलते हैं एस थायोसाइनेटो। ठीक है, आगे देखिए चलिए, अब आता है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है। तो कितने लीगेंड जुड़े हुए हैं आपके सेंट्रल एटम से, उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर। नंबर ऑफ लीगेंड डोनर एटम टू विच द मेटल इज डायरेक्टली बॉन्डेड। तो बेटा लोग बोलते हैं एनसीईआरटी बहुत टफ होती है, समझ में नहीं आती है, ये बताओ कितनी सिंपल सिंपल लैंग्वेज में यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो एनसीईआरटी हाइलाइट्स, एनसीईआरटी की रीडिंग हमारे लिए क्यों मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाती है बेटा, क्योंकि आप कोई भी एग्जाम उठा लो, आप सीयूईटी हमारा 2025 देख लो, आप नीट 2025 देख लो, अभी आप जेडबलई मेंस का आ गया है, फॉर्म आ चुके हैं, अभी 2024 नवंबर चल रहा है, और अक्टूबर में उसके फॉर्म आ गए थे, अभी 26 27 तारीख के आसपास। उसमें भी बेटा जितने डिलीटेड चैप्टर्स थे हमारे क्लास 11 क्लास 12 के, उनको हटा ही दिया गया है। जैसे जनरल प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स हट गया, सरफेस केमिस्ट्री आपका अभी हटा दिया, और अभी जैसे जैसे फॉर्म आते रहेंगे नीट 2025 के और सीयूईटी 2025 के, मेरे को इस बार पूरी उम्मीद है कि वो तमाम डिलीटेड चैप्टर जो हमारे सीयूईटी 2024 में आए थे, शायद वो 2025 में नहीं आए। और अगर 2024 में अगर आप देखो भी, एनालाइज करो बेटा अच्छे से, तो भी सीयूईटी 2024 में ना जो डिलीटेड चैप्टर थे 6, आपके सॉलिड स्टेट हो गया, सरफेस केमिस्ट्री हो गया, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट हो गया, पी ब्लॉक एलिमेंट हो गया, पॉलीमर्स हो गया, और केमिस्ट्री लाइफ हो गया। इन 6 चैप्टर से 6 क्वेश्चन भी नहीं आए थे टोटल में, समझ रहे हो। तो बेटा डिलीटेड चैप्टर्स, पी ब्लॉक एलिमेंट इतना बड़ा चैप्टर, उसे केवल एक क्वेश्चन आया था। तो बात यह है बेटा कि अब धीरे धीरे जो एनसीईआरटी बोलेगा वही हमारे देश के सारे एग्जाम्स बोलेंगे। मैं ये समझाना चाह रहा हूं आप लोगों को, सीयूईटी 2025 में
आपके लिए एनसीईआरटी इज मस्ट, और बोर्ड में भी हमारे काम आ जाएगी बेटा, है ना। इसलिए इस वीडियो को अच्छे से देखो और अपन इसको जल्दी जल्दी खत्म करते हैं, ठीक है। टफ चैप्टर नहीं है, आसान चैप्टर है। अब मैंने क्या बोला, कितने लीगेंड जुड़े हुए हैं सेंट्रल एटम से, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर, या कितने लोन पेयर देगा लीगेंड, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। से फॉर एग्जांपल PTCl6 है, तो यहाँ पर बेटा Cl कितने आए, 6। Cl क्या है, यूनिडेंटेड लीगेंड, कितने लोन पेयर देगा, 6 लोन पेयर देगा। क्या हो गया, कोऑर्डिनेशन नंबर 6। ये दिया हुआ है बेटा Pt के लिए 6। Ni के लिए देख लो, NH3 भी क्या है आपका, यूनिडेंटेड लीगेंड है, क्या देगा, कितने लोन पेयर देगा, 1 लोन पेयर देगा। 4 लीगेंड आए हैं, कितने लोन पेयर देंगे, 4 लोन पेयर देंगे, तो निकल के लिए हो गया बेटा 4। आ गई बात समझ में। लेकिन नहीं, वहीं अगर आप नीचे देखोगे ना, तो सर सीट ये इस वाले में बताओ चलो क्या रहेगा। आप कहोगे सर तीन तीन है कोऑर्डिनेशन नंबर, नहीं बेटा, ऑक्सलेट डाइडेंटेट लीगेंड है, वो आपके कितने लोन पेयर देगा, 1 लीगेंड 2 लोन पेयर देता है। तो यहाँ पर बेटा 3 लीगेंड कितने देंगे, 6 लोन पेयर देंगे, इसलिए यहाँ पर Fe का क्या हो रहा है, 6। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। फिर आता है बेटा इसके बाद में कोऑर्डिनेशन स्फेयर। तो बेटा जब भी हम कोई एक कॉम्प्लेक्स को ड्रॉ करते हैं, से फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं अपना एक एग्जांपल, FeH2O6Cl3। तो बेटा बात ये है, जो ये बड़े ब्रैकेट के अंदर है, जहां पर कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं बेटा कोऑर्डिनेशन स्फेयर। और ये जो बाहर की तरफ है, जो आयोनाइज हो सकता है, उसको हम बोलते हैं बेटा आयोनाइजेशन स्फेयर। क्या बोलते हैं बच्चों, आयोनाइजेशन स्फेयर। फिर आता है बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रल। तो बेटा ये स्पेशल अरेंजमेंट है लीगेंड का, जो डायरेक्टली अटैच होते हैं हमारे सेंट्रल एटम से, डिफाइंस अ कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन अबाउट द सेंट्रल एटम। तो बेसिकली व्हाट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, इट इज द स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अलोंग द सेंट्रल एटम। तो अगर आ जाए 1 मार्क्स में बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता क्या है कि 2 मार्क्स 3 मार्क्स में ना, ये ABC करके दे देते हैं आप लोगों को। तो वहां पे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन पूछा जाए तो क्या बोलोगे, इट इज स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लिगेंड्स अराउंड सेंट्रल एटम। मोस्ट कॉमन जो आपके कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन है, वो है बेटा ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल। तो आप यहाँ पर अपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में लीनियर बहुत रेयर पढ़ोगे, सिल्वर का कंपाउंड आ जाएगा तो लीनियर आ जाएगा, नहीं तो बेटा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है पॉलीहेड्रन, कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रन, वो है बेटा आपके ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से, टेट्राहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, ट्राइगोनल बायपिरामिडल और स्क्वायर पिरामिडल। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ये भी निकालना बहुत जरूरी होता है। मैं आपको बता दूं ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं, एक बार समझा दे रहा हूं, फिर आप लोगों को कोई भी तकलीफ नहीं जाएगी। से फॉर एग्जांपल हमारे पास में बेटा एक कॉम्प्लेक्स है K4FeCN6, K4FeCN6 हमारे पास में एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अब जिस भी एटम के कोऑर्डिनेट ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, उसको आप x मान लो। हमें सेंट्रल एटम का निकालना रहता है। पोटेशियम मैं जानता हूं +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहता है, उसके कितने आए हैं पोटेशियम, 4 आए हैं। इस तरीके से करो। Cn पे चार्ज क्या होता है, -1 होता है। टोटल कितने आए हैं, 6 आए हैं। क्या इस पूरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, 0 से इक्वेट कर दूंगा। तो बच्चों 4 + x - 6 = 0, x - 2 = 0, x आपका ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई +2। सिंपल सा फंडा है, ऐसे ही निकालते हैं अपन लोग, ठीक है। जैसे बेटा CuCN4 3 नेगेटिव में निकालना है, तो देखो Cu को क्या मान लू मैं, x मान लू। Cn क्या होता है बेटा, Cn होता है मेरा -1, कितने Cn आए, 4। अब मैंने क्या कहा था, जो चार्ज है उससे इक्वेट करना। तो यहाँ पर चार्ज मेरे पास कितना दिया हुआ है, -3 दिया हुआ है, तो इसको बेटा -3 से इक्वेट कर दो। तो ये जाएगा x - 4 = -3, x = 4 - 3, यानी कि +1 चार्ज आपका कॉपर पे आ गया, और वही दिया हुआ है। और कैसे लिखते हैं हम सेंट्रल एटम के अराउंड, तो बेटा हमेशा रोमन नंबर में लिखेंगे,
और ये देखो लिखा हुआ है रोमन नंबर में लिखोगे और ब्रैकेट लगाते हुए लिखोगे, ठीक है। तो जैसे कॉपर का लिखना है तो मैं लिखूंगा +1 इस टाइप से। यहाँ पर मेरे को आयरन का लिखना है तो मैं लिखूंगा आयरन +2 इस टाइप से बेटा। फिर आता है होमोलेप्टिक एंड हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस। तो बेटा नाम से है, अच्छा ये PYQ है, व्हाट आर होमोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस एंड व्हाट आर हेट्रोलेप्टिक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस। ये बेटा क्या है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। होमोलेप्टिक में एक ही तरह का लीगेंड आपका कोऑर्डिनेशन स्फेयर में रहता है। यहां पर देखिए साफ साफ लिखा है कॉम्प्लेक्सेस इन विच अ मेटल इज बॉन्डेड टू ओनली वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप। मतलब अगर एक ही तरह का लीगेंड रहेगा तो बोलना बेटा होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, जैसे CONH3 3 पॉजिटिव, ठीक है। वहीं कॉम्प्लेक्स इन विच अ मेटल इज बाउंड टू मोर देन वन काइंड ऑफ डोनर ग्रुप इज नोन एज हेट्रोलेप्टिक, ठीक है। हेट्रोलेप्टिक मतलब एक से ज्यादा अलग अलग टाइप के लीगेंड्स अगर आपको कोऑर्डिनेशन स्फेयर में दिख जाए तो उसको आप बोलेंगे हेट्रोलेप्टिक। यहाँ पर अमोनिया भी है और हमारे पास में क्लोरीन भी है, ठीक। तो हमारा वर्नर थ्योरी खत्म हो जाता है, हमारा खत्म हो जाता है बेटा कुछ सम बेसिक टर्मिनोलॉजीज हमने खत्म कर लिया। अब बारी आती है नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की, इसको भी हम उठाकर खत्म करते हैं जल्दी। कुछ बेसिक से 6-7 रूल हैं, उनको हम जल्दी जल्दी पढ़ लेंगे तो हमारा काम खत्म हो जाएगा और हम कुछ और क्वेश्चंस को भी देख लेंगे। सबसे पहले जो पहला रूल बोलता है तो ligands आर, देखो सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट, फॉलोइंग रूल्स आर अप्लाइड व्हाइल राइटिंग द फॉर्मूलाज, सेंट्रल एटम इज लिस्टेड फर्स्ट। सबसे पहले आप लिस्ट किसको कर लो सेंट्रल एटम को, फिर ये फॉर्मूलाज हैं किसके मोनोन्यूक्लियर कोऑर्डिनेशन एंटिटीज के, ठीक है। द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज शॉर्ट हैंड टूल यूज्ड टू प्रोवाइड बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंपाउंड इन अ कॉन्साइज एंड कन्वीनियंट मैनर। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखना सीख रहे हैं, ठीक है, फिर हम नाम देना भी सीखेंगे। अभी मान लो जैसे मेरे पास में आ, एक आ गया कि भाई पोटेशियम हेक्सासाइनाइडो फेरेट 2, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला कैसे लिखोगे, सबसे पहले आप क्या पहचानोगे बेटा सेंटर एटम पहचानोगे, फिर आप लीगेंड को देखोगे, ठीक है। मान लो अगर एक से ज्यादा लीगेंड्स आ रहे हैं बेटा तो फिर आप क्या करोगे, आप उनके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में उनको जमाना शुरू करोगे, अमीनो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो। तो अमीनो में ए पहले आता है तो NH3 पहले लिखोगे, ब्रोमाइडो आता है Br लिखोगे, क्लोराइडो आता है Cl लिखोगे, इस टाइप से। फिर पॉलीडेंटेड लीगेंड्स आर आल्सो लिस्टेड अल्फाबेटिकली, सबको अल्फाबेटिकली दोगे। फिर फॉर्मूला फॉर एंटायर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, अगर कोई चार्ज है या नहीं है तो वो स्क्वायर ब्रैकेट में आप लगाएंगे। फिर देयर शुड बी नो स्पेस बिटवीन द लीगेंड, हम लोग बेटा यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कोई स्पेस बार वाला, स्पेस बार देना ही भूल जाओ। जैसे ही कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आए तुम अपने कीबोर्ड में से स्पेस बार को डिलीट कर देना, ठीक है। नाम देते वक्त भी हम स्पेस नहीं देते, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही देते हैं, पहला ही लेते हैं कैपिटल, बाकी सब स्मॉल रहता है। फिर when the formula of a charged coordination entity is to be written without that the counter ion the charge is indicated outside the box, outside the square brackets, ठीक है। राइट सबसेट ऊपर की तरफ रहेगा बेटा, जैसे आपको COCN6, अब आपको चार्ज लिखना था 3, है ना, और कोई वहां पर आपको क्या नहीं दिया हुआ है, कोई भी आपको आयोनाइजेशन स्फीयर में कुछ नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरह सबस्क्रिप्ट में ऊपर लिखेंगे चार्जेस। तो बेटा इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं। अब नेम कैसे लिखते हैं तो नेम लिखना भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं बेटा। इसके 6 छोटे छोटे से रूल्स हैं, मैं आपको 2 एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूं, और वो 2 एग्जाम्पल मैं क्यों ले रहा हूं ये भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए जैसे एक ले लेता हूं मैं बेटा Fe CN6, और एक ले लेता हूं बेटा मैं आप लोगों के लिए CuNH3 4SO4। सर आपने यही 2 क्यों लिए,
खैर मैं ले तो इसके कुछ भी और ले सकता था, लेकिन मेरा मेन मोटिव था कि मैं यहाँ देखूं आयोनाइजेशन स्फीयर में मेरे पास में कैटायन मिल जाए और यहाँ मेरे पास में एनायन मिल जाए। अब मैं नाम देना शुरू करूंगा। पहला रूल बोलता है कि भाई कैटायन को नाम दीजिए। आप किसको नाम दीजिए? जो आयोनाइजेशन स्फीयर में कैटायन है उसको नाम दीजिए। तो यहाँ पर के है तो पोटेशियम लिख लो बेटा। कितने आए हैं उससे मतलब नहीं है, क्या है उससे मतलब है। फिर उसके बाद नाम देते हैं बेटा हम लोग कितने लीगेंड्स आए हैं, नंबर ऑफ लीगेंड्स क्या है। तो यहां पर क्या आए हैं बेटा? 6। मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर को नाम देना है बेसिकली। किसको नाम देना है? कोऑर्डिनेशन नंबर को। तो कितने आए हैं यहाँ पर? 6 लीगेंड है। तो यहाँ लिख लेना बेटा हेक्सा। और मैंने क्या कहा था, कोई भी स्पेस बार का खेल नहीं खेलना है हमें। यहाँ कितने लीगेंड आए हैं? 4। तो सीधे लिख लो बेटा टेट्रा। तो यहाँ हो गया पोटेशियम हेक्सा, यहाँ हो गया टेट्रा। फिर हम नाम देते हैं बेटा लीगेंड्स को। किसको नाम देते हैं? लीगेंड्स को। अच्छा, लीगेंड को नाम देते वक्त क्या देखोगे? अगर लीगेंड एनायनिक है तो उसके आखिरी में ओ लगा देना। से फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पर हमारे पास CN है, ठीक है। तो CN को क्या लिखता हूं मैं? CN को लिखता हूं मैं साइनाइड। तो उसका ई हटाकर क्या जोड़ना है हमें? ओ। तो हेक्सा साइनाइडो, ठीक है। अच्छा, अगर मान लो न्यूट्रल लीगेंड आया है तो बेटा न्यूट्रल लीगेंड को एज इट इज नाम दे देते हैं। से फॉर एग्जांपल अगर आपके पास में EN रहता तो उसको पूरा लिखते इथेन 1,2 डायमीन। पर बेटा कुछ न्यूट्रल लीगेंड को एज इट इज नाम नहीं देते। से फॉर एग्जांपल H2O को हम वाटर नहीं बोलते बेटा, एक्वा बोलते हैं। NH3 को बेटा हम अमोनिया नहीं बोलते, अमीन बोलते हैं। CO को बेटा हम कार्बन मोनोऑक्साइड नहीं बोलते, कार्बोनिल बोलते हैं। NO को बेटा हम नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं बोलते बेटा, नाइट्रोसिल बोलते हैं। तो ये आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान रखिएगा। तो NH3 को अमोनिया नहीं बोलेंगे, अमीन बोलेंगे। तो टेट्रा अमीन। फिर हम नाम किसको देते हैं बेटा आगे? फिर हम नाम देते हैं आपका सेंट्रल मेटल आयन को, सेंट्रल एटम को नाम देंगे, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, ये जो बिस ट्रिस वाली चीज है वो समझा देता हूं मैं आप लोगों को। मान लो अगर किसी लीगेंड के नाम में ही डाई ट्राई आ रहा है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या कहा था, इथेन का नाम क्या दोगे बेटा? EN का नाम क्या दोगे? पूरा का पूरा वो न्यूट्रल लिगेंड है। तो इथेन 1,2 डायमीन, ये आप पूरा नाम दे दोगे। तो इसके तो नाम में ही डाई आ गया ना। तो ऐसे लिगेंड जिनके नाम में ही डाई ट्राई आता है, अगर वो आपके एक से ज्यादा आ गए हैं, मान लीजिए आपका EN होता ट्वाइस, तो यहां आप डाई इथेन 1,2 डायमीन नहीं बोलते। यहां उसकी पोजीशन के लिए आप लगाते बिस। 2 हैं तो बिस। 3 आ जाते तो आप लगाते ट्रिस। 4 आते तो टेट्राकिस, लेकिन टेट्राकिस में KISS नहीं, केवल KIS है, ठीक है। टेट्राकिस, पेंटाकिस, इस तरह की देखो लिखा हुआ है टेट्राकिस। आ गई बात समझ में? तो ऐसा, ठीक है। जैसे मैंने बताया था ट्राइफिनाइल फॉस्फीन है, तो ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3 होल ट्वाइस को बोलते हैं। तो 2 आए हैं तो मैं लगाऊंगा बिस ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इस टाइप के। मतलब जिनके नाम में डाइट्राई आ रहा है उनके नंबर के लिए आप लगाओगे बेटा बिस ट्रेस टेट्राकिस। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। फिर नाम देना है हमें, किसको देना है? सेंट्रल एटम को। सेंट्रल एटम को नाम देते वक्त यहाँ पे आयरन है और यहाँ पर कॉपर है। आपके दिमाग में दो चीज होनी चाहिए। क्या मेरे कोऑर्डिनेशन स्फेयर पर नेगेटिव चार्ज है? यहां अगर मैं पोटेशियम हटाऊंगा तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर पे नेगेटिव चार्ज आएगा -4 का, ये क्वाइट ऑब्वियस है बेटा। तो अगर नेगेटिव चार्ज है तो सेंटर एटम को आप लैटिन में नाम दोगे और आखिरी में उसके 8 लगाएंगे। लैटिन में नाम देंगे और क्या लगाएंगे? 8। अब आप कहोगे सर अब हमें लैटिन भाषा भी सीखनी पड़ेगी। नहीं, लैटिन भाषा नहीं सीखनी बेटा आपको। आयरन को क्या बोलते हैं? +2 को फेरस, +3 को फेरिक। तो लैटिन में फेर हो गया वो, ठीक है। और 8 लगाना है तो फेरेट, हेक्सासाइनाइडो फेरेट। फिर बेटा अब यहां कैसे नाम देंगे सर? तो बेटा बात यह है, अब हम ध्यान देते हैं कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे अगर 0 चार्ज है या कोई पॉजिटिव चार्ज है तो जो सेंटर एटम का नाम है उसको एज इट इज दे दोगे। Cu को कॉपर बोलते हैं, कॉपर लिख लो पूरा, क्योंकि जब हम SO4 को हटाएंगे तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही आएगा। फिर हम बेटा किसको देते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल एटम को देते हैं।
यहाँ पे फेरेट क्या है बेटा, 2 है, रोमन नंबर में देंगे, ब्रैकेट लगाएंगे, ये बता चुका हूं। यहाँ पर भी कॉपर देखोगे तो वो 2 है, रोमन नंबर में ब्रैकेट में, बता चुका हूं। और लास्ट में बेटा हम जो एनायन है, यहाँ देखो आप, जो एनायन है, जो एनायन है उसको नाम देते हैं। यहाँ पर एनायन क्या है हमारे पास में, SO4, तो ये हो जाएगा बेटा सल्फेट। तो ये नाम हो गया टेट्राअमीन कॉपर 2 सल्फेट, और उसका पोटेशियम हेक्सासाइनाइडोफेरेट 2। इस टाइप से आप नाम देंगे। अब हम इनके कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं बच्चों, ध्यान दीजिए। अब ये तो आपके सॉल्व क्वेश्चन है, मैं आप लोगों को एक इंडेक्स करवा देता हूं जो आपका अनसॉल्व्ड है, ताकि हम लोगों को नाम देना भी पता लग जाए। अब यहाँ पर टेट्राअमीन डाई एक्वा कोबाल्ट, फॉर्मूला लिखने में क्या करना है, सबसे पहले हमें हमें सबसे पहले सेंट्रल मेटल एटम के बारे में जानना है। तो मुझे कोबाल्ट पता लग गया, तो मैंने CO लिख लिया। अब वो क्या बोलता है, टेट्राअमीन और डाई एक्वा, टेट्राअमीन, तो NH3 कितने हैं मेरे पास में, 4। डाई एक्वा वाटर कितने हैं, 2। अब इस पर पूरे पर चार्ज क्या है, 3, और क्लोराइड लिखा है, तो सीधी बात है यहां पर Cl होना चाहिए। लेकिन कितने Cl होने चाहिए बेटा, मैं अगर 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 मेरे को कोबाल्ट पर +3 चार्ज लाना है, तो यहाँ कोबाल्ट पे कितना चार्ज आ रहा है, अगर इतना ही लिखूं तो X, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है 0 × 4, वाटर भी न्यूट्रल लिगेंड है 0 × 2, प्लस -1 इज इक्वल्स टू 0। तो बेटा ये वाली टर्म तो मैं जानता हूं पूरी 0 हो जाती है, कैंसिल हो जाती, -1 वहां जाता तो +1 हो जाता, पर मेरे को +1 नहीं चाहिए, मेरे को 3 चाहिए। तो बेटा क्लोरीन कितना होने चाहिए यहाँ पे, कायदे से 3 होने चाहिए, ताकि X मेरा क्या आ जाए, +3 आ जाए। ऐसे लिखते हैं हम नाम, ठीक है, ऐसे हम ध्यान देते हैं। चलो, मैं जानता हूं तुम लोगों को दिक्कत है, मैं एक और बता देता हूं तुम लोगों को, ठीक है। पोटेशियम टेट्रासाइनाइडो निकलेट 2, सेंट्रल मेटल एटम कौन सा हो गया, निकिल, तो Na लिख लिया पहले मैंने। फिर बेटा अगर कोई मेटल पहले लिखा हुआ है, पोटेशियम मेटल है, तो सीधी बात है वो कहाँ होना चाहिए आपका, वो होना चाहिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर, आयोनाइजेशन स्फीयर में, के लिख लिया। टेट्रासाइनाइडो मतलब कितने CN आ गए, 4, और बेटा निकिल 2 आ रहा है। अगर मैं यहां से निकालने की कोशिश करूं निकिल की, तो कितनी आएगी देखिए, पोटेशियम हो जाएगा +1 प्लस निकिल X, CN -1 होता है, 4 आए हैं 0, ये हो जाता बेटा 1 प्लस X -4 बराबर 0, X -3 बराबर 0, और X आ जाता बराबर +3। लेकिन हमें लाना कितना है, हमें लाना है केवल 2, मतलब जो पोटेशियम है वो कितना होना चाहिए यहाँ पर 2, ताकि +1 × 2 करता, तो यहां से मैं इसको जब सॉल्व करूंगा बेटा, तो मेरा X आ जाएगा +2। तो आपको इस तरीके से सोचना पड़ेगा और नाम देना पड़ेगा, फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। अब अगर आपको नाम देना है तो क्या करना है, वो भी मैं आपको समझा देता हूं। से फॉर एग्जांपल हम ये सेकंड वाले का नाम देखते हैं। सबसे पहले मेरे को देखना पड़ता है कि आयोनाइजेशन स्फीयर में कैटायन है कि नहीं है, तो यहाँ पर नहीं है। फिर लीगेंड को नाम दूंगा, यहाँ पर मेरे ये हेट्रोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा लीगेंड्स आ रहे हैं। NH3 को अमीन बोलता हूं A, Cl को क्लोराइडो बोलता हूं C। तो एक A है एक C है, तो पहले ABCD में A आता है, तो बेटा क्या लिखूंगा मैं, पेंटा अमीन, पेंटा अमीन क्लोराइडो, पेंटा अमीन क्लोराइडो। फिर इसके बाद लिखूंगा बेटा मैं कोबाल्ट। सर आपने कोबाल्ट क्यों लिखा, कोबाल्टेट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बेटा आप देखो मेरे पास कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज पॉजिटिव है, और पॉजिटिव में एज इट इज देते हैं। फिर मैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखूंगा, तो बेटा कैसे निकालूंगा, NH3 न्यूट्रल लिगेंड है, उसका कुछ होगा नहीं, 3 Cl है -3 वहां जाएगा +3, तो कोबाल्ट हो गया बेटा 3, रोमन नंबर में ब्रैकेट में। और फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, क्लोराइड लिख देना है। और यहां अगर आप देखो, तो ये जो स्पेस छोड़ी है, ये स्पेस नहीं आनी चाहिए,
यहां मैंने आपको समझाने के लिए ही करा है, ये सब आप जोड़ जोड़ के लिखोगे वहां पर, ठीक है। तो इतना आसान सा था बेटा हमारा। अब आता है आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म भी बहुत इजी है और हम लोगों को इसको जल्दी जल्दी देख लेना है। बेटा दो टाइप के आइसोमेरिज्म शो करता है हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म, एक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल चार टाइप के होते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म दो टाइप के होते हैं, जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। सबसे पहले ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देख लेते हैं हम लोग बेटा। अगर मैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की बात करूं तो ये सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म है। अगर आप सेम लीगेंड सेंट्रल एटम के सेम साइड देख लो, यहां पर भी बेटा अगर आप देखोगे तो Cl सेम साइड है, तो बोलना ये सिस फॉर्म है। वहीं अगर आप इनको 180 डिग्री से ट्विस्ट कर दो नीचे वाले को, तो बेटा NH3 आ गया उस दूसरे NH3 के डायगनली। तो जब वो डायगनली रहेगा, जब आपके लीगेंड्स जो हैं, डोनर एटम्स जो हैं, जब वो डायगनली आ जाएंगे तो हम बोलेंगे बेटा वो ट्रांसफॉर्म है। तो ये सिंपल सा है, ये आप लोगों को पता होना जरूरी था। अब इसका मेन फंडा, मेन कॉन्सेप्ट क्या है, वो मैं आप लोगों को एक ट्रिक है वो बता देता हूं कि भाई अगर आपको पहचानने में आ जाए कि बताइए कितने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म रहेंगे, तो वो आप इजीली बता दोगे। वो मैं अभी बता देता हूं आप लोगों को। देखो बच्चों, MABCDEF, MA2BCDE, MA3BCD, MA4BC। नहीं ऐसा मत करो, इसको ऐसा कर दो। पहला ले लो बेटा MA2BCDE, फिर ले लो आप MA2B2CD, फिर ले लो आप MA2B2C2, फिर ले लो आप MA3BCD, MA3B2C, MA3B3, MA4BC, MA4B2, MA5B और MA6, और एक ले लो आप बेटा MABCD। ठीक है। तो इन ये सर आपने ये एसिडस ही क्यों लिखे? पहले आप 6 अलग अलग हेट्रोलेप्टिक में 6 अलग अलग लिगेंड ले लो, ये दिखाता है बेटा 15 ज्योमेट्रिकल आइसोमर। फिर आप ए को डबल कर दो, बाकी ले लो, 6 लेना है केवल, तो 2A हो गए, बचे 4, तो BCDE आ गया, ये दिखाता है 9 ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। फिर आप क्या करो, फिर आप ए को तो उतना ही रहने दो, लेकिन आप बी को भी डबल ले लो। ए को आप उतना रहने दो, लेकिन आप बी को भी क्या करो, आप बी को भी डबल ले लो। तो वो क्या बना लेगा, वो बना लेगा आपका 15, 9, और ये बनाएगा बेटा 6, 6। फिर MA2B2C2 बनाएगा 5, 4, 3, 2, 2, 2, नील, नील, और ये बनाएंगे 3। ठीक है। तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ट्रिक है, इसको आप एज इट इज याद कर लो। अब ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, तो बेटा जो डेक्स्ट्रो लीवो होते हैं, जो आपके मिरर इमेजेस बनाते हैं, नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, वो सब होते हैं विच कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, उनको बोलते हैं हम लोग एनेंशियोमर्स। ठीक है। तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में है, इसको डेक्स्ट्रो लीवो से आप रिप्रेजेंट करते हो। फिर आता है बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या होता है? लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं जो एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं। जो क्या होते हैं? एम्बिडेंटेट लिगेंड होते हैं, वो शो करते हैं आपका लिंकेज आइसोमेरिज्म से। फॉर एग्जांपल बेटा
जुड़ा क्या है, लिंक कौन कर रहा है, NCS में N कर रहा है या SCN में S कर रहा है। ठीक है। फिर जॉर्जनसन डिस्कवर्ड सच बिहेवियर इन द कॉम्प्लेक्सेस। लिंकेज आइसोमेरिज्म जॉर्जनसन ने डिस्कवर करा था बेटा कि आखिर लिंक कौन करता है। वहीं अगर आप देखोगे बेटा CONH3 5NO2 Cl2 which is obtained as red form in which nitrite ligand is bound through oxygen atom ONO and as the yellow form in which nitrite ligand bound through नाइट्रोजन एटम। तो बेटा जब नाइट्रोजन एटम N लोन पेयर डोनेट करता है इस वाले कॉम्प्लेक्स में तो उसका कलर हो जाता है येलो, लेकिन वही जब इस वाले कॉम्प्लेक्स में ऑक्सीजन डोनेट करता है अपना लोन पेयर तो उसका कलर हो जाता है बेटा रेड। तो लिंकेज जॉर्जनसन ने क्या देखा था कि भाई अगर आपका डोनर एटम ही चेंज हो जाएंगे तो पूरी की पूरी प्रॉपर्टी उठाकर चेंज हो जाएगी। अगर आपका डोनर एटम चेंज हो जाएगा तो आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड प्रॉपर्टी अलग शो करना शुरू कर देगा। से फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन डोनेट कर रहा था तो रेड कलर था, नाइट्रोजन ने किया तो येलो आ गया। आगे देखिए। अच्छा याद कैसे रखोगे, तो रोनी से याद रखना, RONY, रेड ऑक्सीजन नाइट्रोजन येलो। ठीक है बेटा। फिर आता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। अगर आप चेंज लेकर आ जाओ कोऑर्डिनेशन स्फेयर में, this type of isomerism arises from the interchange of ligand between cationic and anionic entities of different metal ion present in a complex। ठीक है। say for example CONH3 whole 6 और CrCN6, आप ये Cr उठाकर भेज दो बेटा सारे CO के पास में तो वो हो गया COCN6, और आप ये NH3 भेज दो बेटा Cr के पास में तो वो हो गया CrNH36। आ गई बात समझ में? इस टाइप से चीजें सॉल्व होती हैं। आगे देखिए। कोऑर्डिनेशन में हमने किस में चेंज लाए थे, कोऑर्डिनेशन स्फेयर में। आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म में आप चेंज लेकर आ जाओ आयोनाइजेशन स्फेयर में। से फॉर एग्जांपल यहां पर आप Br को रखे हुए हो आयोनाइजेशन स्फेयर में, अब मैं Br को बना दूंगा लीगेंड और SO4 को उठाकर दे दूंगा मैं कहां पर, आयोनाइजेशन स्फेयर में। तो ये हो जाएगा आपका क्या, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म। आगे देखिए। फिर आता है बेटा सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। क्या आता है, सॉल्वेट आइसोमेरिज्म। सॉल्वेट या इसी का एक और नाम होता है बेटा हाइड्रेट। यहां अगर आप देखोगे दिस फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म इज नोन एज हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। बेटा हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में हम लोग .H2O हाइड्रेटेड कंडीशन लेते हैं। से फॉर एग्जांपल हमारे पास में है CrH2O6Cl3, ये वायलेट कलर का है। अब मैं एक क्लोरीन को अंदर ले जाकर बना देता हूं लीगेंड और एक वाटर को मैं हाइड्रेटेड कंडीशन में ले आता हूं CrH2O5Cl Cl2.H2O। यहां अगर आप देखोगे तो ग्रे ग्रीन कलर आ जाएगा उसका। वहीं अगर आपने एक बार और चेंज कर दिया इसको, CrH2O4 कर दिया, 2Cl को आपने लीगेंड बना दिए और 2 हाइड्रेटेड डाई हाइड्रेट कंडीशन कर दी तो ये आपका डार्क ग्रीन कलर हो जाएगा। इस टाइप से चेंज आता है। तो बेटा हमारा आइसोमेरिज्म में भी इतना ही था। तो हमारा आइसोमेरिज्म भी यहाँ पे फिनिश होता है और हमारा फिनिश हो जाता है आपका, वर्नर थ्योरी भी खत्म कर ली हमने, नोमेनक्लेचर भी खत्म कर लिया हमने, और आगे बढ़ते हैं। अब कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आता है बेटा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, आगे देखते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी दी थी बेटा लाइनस पॉलिंग ने। ठीक है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में आपको समझा देता हूं, बहुत आसान सा है, मजा आएगा आप लोगों को। लाइनस पॉलिंग के अकॉर्डिंग वो बोलते हैं जो लीगेंड्स होते हैं वो बेसिकली दो टाइप्स के पाए जाते हैं। एक होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, एक होते हैं बच्चों वीक फील्ड लीगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड जब भी आएगा तो वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा।
वो करवाएगा पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो वो ऐसी कोई भी पेयरिंग नहीं करवाएगा, नो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब भी आएगा तो इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा, इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा। वीक फील्ड लिगेंड जब भी आएगा तो वो आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स को ही फॉर्म करेगा। फिर जब भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेगा, क्योंकि हमारे इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी पेयर्ड अप हो चुके थे, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो वो बनाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद में बेटा अगर हम आगे देखें तो यहां पर आपका सारे जब चूंकि इलेक्ट्रॉन पेयर्ड अप हो जाते हैं तो बनाता है डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है। मतलब वीकली रिपेल्ड बाय द मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन वीक फील्ड लिगेंड रहेगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये दिखाएगा पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। पैरामैग्नेटिक यानी कि अट्रैक्टेड बाय द, स्लाइटली अट्रैक्टेड बाय द आपका मैग्नेटिक फील्ड। अब ये किस तरीके से कोऑर्डिनेशन नंबर 4 रहेगा, तो वो sp3 बनाएगा, 4 में dsp2b बनाता है, 5 में बनाएगा sp3d, 6 में बनाता है sp3d2 और d2sp3। ये कैसे बनाएगा ये मैं आप लोगों को अभी समझा देता हूँ, एक ट्रिक है छोटी सी, फिर आप लोगों को दिक्कत इसमें नहीं जाएगी। क्या है ना बेटा, एक ही कान में लगाए लगाए थोड़ा दुखने लगा था, मैं थोड़ा टाइट लगा लिया था इसको, इसलिए चेंज कर लिया। चलो खैर, हाँ जी। तो सर 4 में sp3 भी दिखा देगा, 4 में dsp2 भी दिखा देगा। ये फिर से आप कंफ्यूजिंग कंफ्यूजिंग क्यों पढ़ा रहे हो, हमें नहीं पढ़ना कंफ्यूजिंग आपसे। भाई रुक जाओ, सबर करो। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड और वीक फील्ड बताए ना तुमको। जब भी तुम 4 लीगेंड देखो और वीक फील्ड देखो तो बनाना इस sp3 हाइब्रिडाइज्ड। जब भी तुम 4 लीगेंड देखना कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, लेकिन देखना स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड, तो बना देना dsp2। वहीं 6 वाले में सर कंफ्यूजन है, sp3d2 कब बनाएगा, d2sp3 कब बनाएगा। जब भी आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देख लेना तो बना देना आप उठाकर d2sp3, और जब आप वीक फील्ड लिगेंड देखना तो बनाना sp3d2। यही तो है इनर डी आउटर डी मेरे प्यारे बच्चों। D2 मतलब, मान लो अगर हमारा 3D सीरीज है, से फॉर एग्जांपल हमारे पास में K4 FeCN6 का कंपाउंड है, ठीक है। तो Fe क्या होता है, Fe की कॉन्फ़िगरेशन होती है बेटा, यहाँ नॉर्मल होती है उसकी आर्गन 4s2 3d6, 4p भी खाली पड़ा है और 4d भी खाली पड़ा है, ठीक है। और यहाँ पर कितनी, यहाँ पे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो +2 मतलब बेटा 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे आपके 4s से, तो क्या हो जाएगी उसकी नई वाली इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो हो जाएगी बेटा 3d6 4s0 4p भी 0 और 4d भी 0। देखिए कैसा हो जाएगा ये, आर्गन, इसको 3D बना लेते हैं, 4s 4p और 4d। ध्यान से देखना बेटा, 3D कितना था, 6 था, 1 2 3 4 5 6, कौन आया बेटा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया। अच्छा, मैं आप लोगों को स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड कौन से हैं, वीक फील्ड लिगेंड कौन से हैं, उसका भी एक छोटा सा टेबल बना देता हूं मैं। पहले CO CN NO2 NH3 H2O OH फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन।
इतना याद रख लो, इससे ज्यादा आपके लिगेंड्स नहीं पूछे जाते जनरली, ठीक है। तो आपके जब भी आपका CN आया, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया, तो वो क्या करेगा बेटा, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा। मतलब वो ये इलेक्ट्रॉन्स को उठाकर यहाँ पर पेयर्ड अप कर देगा। क्या कर देगा? पेयर्ड अप कर देगा, ठीक है। तो क्या होगा, ध्यान दो, चलो देखो। उन्होंने कोबाल्ट का एग्जांपल दिया है, लेकिन मैं आपको समझा दे रहा हूँ K4 से, ठीक है। सब में सेम होता है। ये पेयरिंग हो गई, ये पेयरिंग हो गई। 6 CN आए थे बेटा। अब ये डोनेट करेगा, देखो, 1 2 3 4 5 और 6। यहां पर क्या बैठ गए आपके, आकर लोन पेयर बैठ गए। इस तरीके से होता है बेटा, सिंपल। तो कितने डी में पार्टिसिपेट हुआ, 2 डी में तो D2। कितने एस, एक एस तो D2S, और कितने पी तो 3 P, D2sp3। इनर डी कॉम्प्लेक्स बना आपका। और आउटर डी कब बनता, जब आपका वीक फील्ड लिगेंड आता, तो वो अंदर पेयरिंग, इनकी पेयरिंग कुछ होती नहीं। मान लो अगर 6 Cl आ जाते, तो वो तो वीक फील्ड लिगेंड था, तो वो पेयरिंग करवाता नहीं, और उठाकर इसके लोन पेयर 1 2 3 4 5 6 ऐसे में भर देता। तो क्या बनता, sp3d2। तो समझ में आया वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कितनी आसान है। हाइब्रिडाइजेशन निकालना हो, अगर 4 कोऑर्डिनेशन नंबर देके रखा हुआ हो, और साहब अगर वीक फील्ड लिगेंड है तो बोल देना sp3 है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है बोल देना dsp2 है। फिर वहीं आपका अगर 6 कोऑर्डिनेशन नंबर देके रखा हुआ है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, बोल देना D2sp3 है, वीक फील्ड लिगेंड है, बोलना sp3d2 है। इतना सिंपली बेटा हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपका खत्म। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की भी बात कर लेते हैं। यहां पर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे निकालते हैं वो ध्यान दो। अब ये D2sp3 वाले में सारे के सारे पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक हो गए। ये वाले सारे पॉइंट्स याद रखना। मेन बात है यहाँ पे मैग्नेटिक मोमेंट निकालने की। उसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट म्यू इज टू अंडर रूट ऑफ n+2 बोर मैग्नेटॉन। जहां पर म्यू है बेटा आपका मैग्नेटिक मोमेंट, म्यू है मैग्नेटिक मोमेंट, n है बेटा आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, n है आपका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नीचे D2sp3 में कोई भी अनपेयर्ड नहीं है, तो यहाँ के लिए म्यू हो जाएगा 0 बोर मैग्नेटॉन। वहीं अगर अपन ऊपर देखें, अगर क्लोरीन आ जाता, तो बेटा आपके पास में यहाँ तो भर जाते हैं, लेकिन अगर हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की बात करें तो अनपेयर्ड हमें कितने मिल जाते, 1 अनपेयर्ड, 2 अनपेयर्ड, 3 अनपेयर्ड, 4 अनपेयर्ड। इस केस में अगर आप निकालते, तो आपका आ जाता 4 × 4 + 2 बोर मैग्नेटॉन, यानी कि √24 बोर मैग्नेटॉन। ऐसे निकालते हैं हम मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट भी खत्म हो जाता है बेटा आपका। अब इसकी लिमिटेशंस क्या थी सर, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी थी, हाँ थी। क्या थी, इट इन्वॉल्व नंबर ऑफ अजम्पशंस। मैंने बताया ना, उसे बोला था कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो पेयरिंग करवाएगा, वीक वाला पेयरिंग नहीं करवाएगा। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो इनर डी पार्टिसिपेट करेगा, वो वीक फील्ड लिगेंड में आउटर डी करेगा। अरे क्यों करेगा, ये तो नहीं पता, बस करता है, ठीक है। तो लाइनस पॉलिंग यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ था, लेकिन उसने बताया पूरा सही था। हाँ कहीं कहीं वेरिएशंस थे, तो वो अपन ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेथ एंड ब्लैक ने दी थी, वहां पर कवर अप हो जाएगा। इट डज नॉट गिव एनी क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ मैग्नेटिक डाटा, ठीक है। मैग्नेटिक डाटा के कुछ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन नहीं दिया था उसने। इट डज नॉट एक्सप्लेन द कलर एग्जिबिटेड बाय कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर दिखाते हैं, उसने उनके बारे में भी नहीं बताया। और सेम सेंट्रल एटम का अलग अलग कॉम्प्लेक्स अलग अलग कलर दिखाते हैं, वहां पर भी वो फेल हो गया। इट डज नॉट गिव अ क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन ऑफ थर्मोडायनामिक और काइनेटिक स्टेबिलिटीज भी उसने बेटा नहीं बताई कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की।
It does not make exact prediction regarding tetrahedral and square planar structures. ठीक है, उसने तो बोल दिया था कि नहीं भाई। अच्छा, जब उसने देखा, अभी आप देखोगे जैसे मान लो Zn है, वहां पर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी आएगा, तब भी वो बनाएगा क्या, आपका DsP2 की जगह sp3 बना लेगा। कारण क्या है, जिंक कंप्लीटली फिल्ड होता है, 3d10 होता है। तो ऐसे उसने एग्जैक्ट टेट्राहेड्रल और स्क्वायर फिनर के डिस्टिंग्विश नहीं दिया था। ठीक है, इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक फील्ड लिगेंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। तो बेटा ये लिमिटेशंस अभी तक तो नहीं पूछे गए हैं, लेकिन जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के मतलब पॉजिटिव फैक्टर्स थे, वो सारे इसके नेगेटिव फैक्टर्स थे। तो ऐसे याद रख लेना। अब हम यही सब चीजें हमें क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने समझा दी थी, उसी को अब हम उठाकर पढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी बेटा बेथ एंड ब्लैक ने दी थी। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग अलग शेप के होते हैं, क्योंकि उसी बेसिस पर फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ठीक है, तो यहां दिया भी हुआ है, देखो बच्चों, देर आर 5d ऑर्बिटल्स इन आइसोलेटेड गैसियस एटम, जो कि डीजनरेट होते हैं। क्या होते हैं वो, डीजनरेट, मतलब इन पांचों की एनर्जी सेम होती है। यहां आपको बता देता हूं मैं, डी ऑर्बिटल्स। टोटल डी सब ऑर्बिट में 5 ऑर्बिटल्स पाए जाते हैं। कितने पाए जाते हैं बेटा, 5 ऑर्बिटल्स। अब इन 5 में से ये भी फर्दर क्लासिफाइड है। कुछ को बोलते हैं हम T2G सेट या T2G ऑर्बिटल्स, और कुछ को बोलते हैं हम EG सेट या EG ऑर्बिटल्स। T2G ऑर्बिटल्स और EG ऑर्बिटल्स। अब हम T2G ऑर्बिटल्स किनको बोलेंगे, तो 3 को बोलते हैं हम T2G ऑर्बिटल्स, और 2 को बोलते हैं हम EG ऑर्बिटल्स। सर हम कैसे याद रख पाएंगे किसमें 2 हैं किसमें 3 है। T2G 3 चीज आ रही है तो 3, EG 2 ही चीज आ रही है तो 2। बेटा T2G सेट जो है, इनके नाम है DXY, DYZ, DZX। EG ऑर्बिटल है DX² माइनस Y² और DZ²। ठीक है, इनके शेप्स भी हमारे लिए इक्वली इंपॉर्टेंट हैं। क्यों, क्योंकि जब मैं बताऊंगा कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अप्रोच कर रहा है, तो कभी ईजी वाले पर ज्यादा अफेक्ट डालेगा और उसको ज्यादा रिपेल करके हायर एनर्जी पहुंचा देगा, T2G वाले को नहीं करेगा। तो इसका मेन कारण रहेगा उनके शेप्स क्या थे। देखिए, मैं पहले DXY बनाकर दिखा दूंगा आप लोगों को, DYZ भी बनाकर दिखा दूंगा, और DZX भी बनाकर दिखा देता हूं। DXY, DYZ, DZX। लेबल कर लेते बेटा, X X डैश एक्सिस, Y Y डैश एक्सिस, Z Z डैश एक्सिस, Y Y डैश एक्सिस, X X डैश एक्सिस, Z Z डैश एक्सिस। देखिए, DXY बनाना है, तो X और Y एक्सिस पर एक डबल डंबल। DYZ बनाना है, तो Y और Z एक्सिस पर एक डबल डंबल। DZX बनाना है, तो बच्चों X और Z एक्सिस पर एक डबल डंबल, ऐसे। ठीक है, DXY, DYZ और DZX। सर फिर हम ये DX² माइनस Y² और DZ² कैसे बनाएंगे वो भी बता दीजिए। अभी बता रहे, रुक जाओ।
पहले बना देता हूं डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और फिर बना देंगे अपन लोग डी जेड स्क्वायर। देखो बच्चों, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर होता है एक्सिस पर, डी जेड स्क्वायर सबसे डिफरेंट शेप है उसका। अभी तक सबके डबल डंबल आते जा रहे थे, देखो सबके डबल डंबल है, लेकिन इसमें एक डंबल रहेगा और एक स्पेयर रहेगा। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हें ध्यान से देखो, डी एक्स वाई को अगर मैं 45 डिग्री से मोड़ देता तो मेरा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं बन जाता? बन जाता ना। तो इनके स्ट्रक्चर्स पढ़िए, इनके शेप्स है बेटा। ये डी स्टैंड्स फॉर डबल डंबल, ऐसा समझ लो, ठीक है। डी जेड स्क्वायर का शेप सबसे अलग है। ये पांचों डी जनरेट ऑर्बिटल्स हैं। सर ये डी जनरेट वाली क्या कहानी है, समझा देंगे थोड़ी सी, अभी बता देते हैं बेटा। डी जनरेट यानी कि वो तमाम ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम रहेगी, उनको हम बोलते हैं डी जनरेट ऑर्बिटल्स। और प्रॉपर्टी हो गई डी जनरेसी। तो मैं बोल सकता हूं कि जो मेरा डी सब ऑर्बिट है वो बेटा 5 फोल्ड्स ऑफ डी जनरेसी शो करता है। ऐसे ही पी होता है पी एक्स पी वाई पी जेड, वो 3 फोल्ड्स ऑफ डी जनरेसी करेगा, उसमें सिंगल डंबल रहता है, ठीक है। एनीवेज, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड ऑक्टाहेड्रल कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये मैं अब आप लोगों को समझाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, ध्यान देना बेटा। होता क्या है, ऑक्टाहेड्रल की बात कर रहा है, तो सीधी सी बात है D6 की बात करेगा। थ्री डी मान लेता हूं मैं, ठीक है, 3D6 ले लेते हैं, ऑक्टाहेड्रल इसी से आएगा, भर देते हैं 6 इलेक्ट्रॉन। अब कहानी क्या है समझो। मस्त एटम अपना आराम से घर पे आराम कर रहा था कि भाई कोई टेंशन की बात नहीं है, आज तो संडे है, आज कोई लीगेंड नहीं आएगा और मेरे को आराम से घर पे सोना है। लेकिन वही इतने में एक लीगेंड अप्रोच करता है उस एटम की तरफ, भाई 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 एक कॉम्प्लेक्स बना ले भाई, बना ले भाई, बना ले भाई। ये मैं लीगेंड को अप्रोच करवा रहा हूं इस तरीके से, तो अब वो डिस्टर्ब हुआ एकदम से, उठ के बैठ गया। तो ये डी ऑर्बिटल्स थोड़ी सी एक हायर एनर्जी ऑर्बिट पे चले जाते हैं, जिनको बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं इस लाइन को, इस लाइन को हम बोलेंगे बेटा बेरी सेंटर। बेरी सेंटर, ठीक है। अब बात क्या रहेगी, अब ये लीगेंड ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसी होती है, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री हमें पता होनी चाहिए, इस तरीके से होती है, इस तरीके से होती है, ऐसा स्क्वायर बाय पिरामिडल तभी बोलते हैं इसको, देखो इस तरीके से। ये हो गया स्क्वायर बाय पिरामिडल, एक स्क्वायर बन गया और ऊपर पिरामिड और नीचे पिरामिड, ठीक है। ये होती है हमारी स्क्वायर बाय पिरामिडल। अब यहां पर जो लीगेंड्स हैं वो आ रहे हैं एक्सिस से। लीगेंड्स कहां से आ रहे हैं, एक्सिस से। तो वो तमाम ऑर्बिटल जो एक्सिस पे रहेंगे, वो तमाम डी ऑर्बिटल जो एक्सिस पे रहेंगे, उनको ज्यादा धक्का लगेगा, रिपल्शन ज्यादा रहेगा। सर रिपल्शन क्यों ज्यादा रहेगा, हमें समझाना जरा। बेटा लीगेंड आ रहे हैं, लीगेंड क्या है, एक तो ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलता है, नो कोवेलेंट इंटरेक्शन यहां पर। अब लीगेंड आए, लीगेंड पे चार्ज नेगेटिव, भाई आपके मेटल एटम के पास में भी इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, आपस में रिपेल करेंगे। लीगेंड आ रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रॉन लेते हुए आ रहे हैं, नेगेटिव चार्ज लेते हुए आ रहे हैं,
लिगेंड्स को नेगेटिव चार्ज माना जाता है। यहाँ सेंट्रल मेटल एटम के उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स भी हैं, उस पर भी नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव नेगेटिव आपस में क्या करते हैं, रिपल्शन करते हैं। तो चूंकि लीगेंड आए एक्सिस से, तो सर मेरे को लग रहा है एक्सिस से आ रहे हैं, तो पक्का वो dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर को ज्यादा रिपेल करेंगे, क्योंकि वही तो दोनों एक्सिस पर है। बाकी हमारे ये बेचारे शरीफ dxy dyz dzx, ये तो एक्सिस के बीच में लटक रहे हैं ना, ठीक है। तो ज्यादा रिपल्शन किसको मिला, जो एक्सिस पर है, यानी कि dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, वो क्या थे, ईजी सेट थे। तो ईजी सेट बेचारे क्या हो गए, ज्यादा रिपेल होकर पहुंच गए हायर एनर्जी ऑर्बिट पर, ठीक है। और जो T2G सेट थे, उनको रिपल्शन थोड़ा कम मिला, तो वो पहुंच गए लोअर एनर्जी सेट पर। आ गई बात समझ में। अब बात ये है बेटा, एक होता है डेल्टा ओ, इसको बोलते हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी या क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी। देखो ये लिखा हुआ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एंड द एनर्जी सेपरेशन डिनोटेड बाय डेल्टा ओ। ओ क्यों दिखा रहा है, ऑक्टाहेड्रल के लिए, ठीक है। तो ये लिख लेते हैं इसको, चलो लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये है भैया आपका क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। बेटा कभी कभी किसी बुक में आपको स्टेबलाइजिंग दिख जाएगा, घबराना मत। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, CFSE फॉर ऑक्टाहेड्रल, इसलिए वो ओ लगा हुआ है नीचे। टेट्राहेड्रल के लिए भी होता है, स्क्वायर प्लेनर के लिए भी होता है, वहां पर अलग अलग रिपल्शन होता है, वो बताऊंगा मैं, लेकिन वो अभी अब सिलेबस में है नहीं अपने, तो हम उसको देखेंगे नहीं, अभी हम ऑक्टाहेड्रल को मेन फोकस करके देख रहे हैं, ठीक है। ये क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑफ ऑक्टाहेड्रल, ठीक है। अब इनकी वैल्यूज भी हैं, आपका डेल्टा ओ 0.6 माइनस 0.6 डेल्टा ओ प्लस 0.4 डेल्टा ओ, ठीक है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये आ जाएगी माइनस 0.6 डेल्टा ओ, ये हो जाएगा प्लस 0.4 डेल्टा ओ। पेरी सेंटर से अलग अलग वैल्यूज हैं इनकी, ठीक है, ठीक है। आगे देखो, देखो अभी इनको हटा देते हैं, अभी इनको हटा दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि अपने को पेयरिंग करवानी है। कैसे पेयरिंग करवाएंगे बता रहा हूं, देखो 6 आए, वैसे ही भरेंगे। हंस पॉली ऑफ बाउ को बिल्कुल डिसोबे नहीं करना। ये 5 भर गए, 6। उसने क्या बोला था कि भैया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आएगा तो वो पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करवाएगा और इनर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्यों बनेगा ये समझाया इसने, कैसे देखो, जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आता है तो वो इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी फॉर ऑक्टाहेड्रल को इतना ज्यादा कर देता है कि पेयरिंग एनर्जी पी से भी बढ़ा देगा। और जब पेयरिंग एनर्जी से बढ़ जाएगा बेटा, उस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लौटकर, देखो इलेक्ट्रॉन जब भी, एक बात हमेशा याद रखना लंबी लाइफ में, जो ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी उतनी कम, जो ज्यादा स्टेबल उसकी एनर्जी उतनी कम। आपने हिंदुस्तानी भाव को भी देखा है, आपने मुकेश अंबानी को भी देखा है, ज्यादा शो ऑफ करके गहने वहने ये सब मोटी मोटी चेनें कौन डालता है पहनता है, हिंदुस्तानी भाव या मुकेश अंबानी। ज्यादा गाली गलौज कौन करता है, हिंदुस्तानी भाव कि मुकेश अंबानी। भाई मुकेश अंबानी हाईली स्टेबल आदमी है, वो एकदम शांत, गुज्जू भाई अपने प्यारे से, एक शर्ट का बटन खुला रहेगा उनका ऊपर का, लटके से कंधे, चुपचाप चलते रहेंगे मंद मंद मुस्कुराते हुए। लेकिन ज्यादा ओवर रिएक्ट कौन करते हैं, हमारे हिंदुस्तानी भाव। उनके लिए भी बहुत रिस्पेक्ट, सबके लिए इज्जत भाई, अपने को किसी से कोई बुरा नहीं बोलना, लेकिन ज्यादा स्टेबिलिटी मतलब एनर्जी कम। और हर व्यक्ति क्या चाहता है कि वो ज्यादा स्टेबल बने, और ये केवल हमारे व्यक्ति नहीं चाहते, हमारे एटम में हमारे इलेक्ट्रॉन भी चाहते हैं कि वो मोर स्टेबिलिटी तरफ चले जाएं, ठीक है भाई। तो ऊपर थे तो लेस स्टेबल थे, तो वो उठकर कहां चले जाएंगे, नीचे पेयरिंग कर लेंगे। नीचे पेयरिंग कर ली तो ये दो आपके फ्री नहीं हो गए बेटा, ये देखो
इसको ये दो आपके, अब मैं बना दे रहा हूं इधर नीचे, चूंकि इन्होंने पेयरिंग कर ली तो आपके ऊपर के दो क्या हो गए बेटा, फ्री हो गए, इसलिए इनर डी कॉम्प्लेक्स बना। अब इनमें जाएगा, अब लीगेंड इसमें भर देंगे अपने लोन पेयर, फिर एस में, फिर 3p में, ऐसे इनर डी कॉम्प्लेक्स बनता है। और कलर क्यों शो करेगा, क्योंकि भाई सीधी सी बात है, whenever electron comes from higher energy orbit to lower energy orbit, they will emit energy of a particular wavelength, और जिस वेवलेंथ की एनर्जी निकालेंगे उसी वेवलेंथ का कॉम्प्लेक्स क्या शो करेगा, कलर शो कर देगा। कोई डाउट है तो बताओ। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया था तो उसने ये इतना बड़ा एनर्जी गैप क्रिएट कर दिया, जिसमें इस क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी ऑक्टाहेड्रल की पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई। वहीं अगर वीक फील्ड लिगेंड आएगा तो बेटा वो इतना एनर्जी गैप क्रिएट ही नहीं कर पाएगा इनके बीच में। तो इलेक्ट्रॉन्स बेचारे ऊपर रहें या नीचे रहें उसमें उनको कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, इसलिए पेयरिंग नहीं हो पाएगी। अब चूंकि पेयरिंग नहीं हुए तो ये तो भरे हुए हैं, इसमें और लीगेंड लोन पेयर देता है, एक इलेक्ट्रॉन का भी नहीं देता है। तो जब एक एक ऑक्यूपाइड है तो वो लोन पेयर डालेगा कहां, इसलिए उसके पास में कोई ऑप्शन नहीं है, वो 3D की जगह 4D वाले में डालेगा, पहले S में, फिर 3p में, फिर 2D में। ये है यार सिंपल सा फंडा। अब तुम लोगों ने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी को कितना कॉम्प्लेक्स बनाकर समझा था, पढ़ा था। क्या है कॉम्प्लेक्स, जरा भी लगा तुम लोगों को डर? नहीं ना बेटा, केमिस्ट्री आसान ही है, उसको हुआ तो आप बना लेते हो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो लिमिटेशंस देख लेते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो बेटा, द एनायनिक लिगेंड एक्चुअली आर फाउंड एट द लो एंड of the spectrochemical series. Further, it does not take into account the covalent character of bonding between the ligand and the central atom. आपको याद है मैंने आपको पढ़ाते हुए तुरंत कहा था, मैंने कहा कि बेटा यहाँ पर हम लोग केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन की बात करते हैं, प्योरली इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोवेलेंट का बारे में कोई बात नहीं करेंगे। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी ने एक लिमिटेशन थी उसकी, उसने क्या करा बेटा, उसने कोवेलेंट इंटरेक्शन को कंसीडर उसने नहीं करा। अब बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल आ जाता है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बेटा होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स, these carbonyls have simple well defined structure, जैसे आपका हो गया टेट्रा कार्बोनिल निकिल। टेट्रा कार्बोनिल निकिल मतलब NiCO4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है यहाँ पे निकिल की। तो कई बार निकिल मतलब कई बार कॉम्प्लेक्सेस में क्या होता है, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी आती है, लेकिन इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। वहीं पेंटा कार्बोनिल आयरन बेटा FeCO5, ये पेंटा कार्बोनिल है, पेंटा कार्बोनिल आयरन है, और ये हो जाएगा आपका sp3d, ट्राइगोनल बायपिरामिडल। तो ये आपको वो बता रहा है, ठीक है। आगे देख लीजिए, चलिए ये और एग्जांपल होगा, FeCO5 हो गया, ठीक है। यहाँ पर बेटा CO2 CO8 में कोबाल्ट कोबाल्ट बॉन्ड भी बन रहे हैं, Mn2CO10 में मैंगनीज मैंगनीज बॉन्ड भी बन गए, और CrCO6 नॉर्मल है बेटा, यहाँ पर 6 होमोलेप्टिक आपका CO जुड़े हुए हैं, बस सिंपल सी बात है, ठीक है। अब सिनर्जिक बॉन्डिंग की बात कर रहा है वो, एग्जाम्पल ऑफ सिनर्जिक बॉन्डिंग इंटरेक्शन इन अ कार्बोनिल कॉम्प्लेक्स, ध्यान दीजिए। The metal carbonyl bond in metal carbonyl process have both sigma and pi character. Metal carbon bond have sigma bond is formed by the donation of lone pair of electron of the carbonyl carbon into vacant orbital of the metal. The metal carbon pi bond is formed by the donation of a pair of electron from a filled d orbital of metal into vacant anti-bonding pi star orbital of carbon monoxide। तो बेटा होगा क्या, जब सिग्मा बॉन्ड कब बनेगा, जब ये अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा मेटल को। पाई बॉन्ड कब बनेगा, जब वो कार्बन के पाई स्टार वाले में अपने
क्या बोलते हैं, लोन पेयर्स को डोनेट करेगा मेटल। तो ऐसे इसको बोलते हैं द मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग। मेटल से जो लिगेंड बॉन्डिंग हो रही है creates a synergic effect which strengthen bond between carbon oxygen carbon group and the metal। तो बेटा कभी भी आ जाए कि ये बताइए कि भाई why FeCO5 is more stable than FeCN6, तो आप क्या बोलोगे, यहां पर सिनर्जिक बॉन्डिंग हो गई है। क्या हो गई है बेटा, यहां पर सिनर्जिक इफेक्ट आ गया है, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो गई है। इसीलिए ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपसे कई बार बोलता है कि आप ये बताइए, जैसे मान लो Fe छोड़ दो, अभी Cr ले लेते हैं, CrCO6 is more stable than CrCN6 3 नेगेटिव। इस टाइप से कुछ आ जाएगा आपके पास में, ठीक है। तो आपको क्या बोलना रहेगा, सिनर्जिक बॉन्डिंग हो रही है विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोर स्टेबिलिटी। फिर आता है बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हमारे लिए ये क्यों क्यों इंपॉर्टेंट है वो आपको पता होना चाहिए बेटा। कुछ रिएजेंट्स हैं, ईडीटी हो गया, डाइमेथाइल ग्लाइकोजाइम हो गया, निकल के टेस्ट के लिए यूज करते हैं इसको। बहुत सुंदर आपका वो आता है रेड कलर, रोजी रेड कलर। क्यूप्रॉन हो गया, अल्फा नाइट्रोसो बीटा नेप्थल हो गया, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हार्डनेस ऑफ वाटर भी हम एस्टिमेट कर पाते हैं सिंपल टाइट्रेशन से। Na2 EDTA का यूज करके कैल्शियम मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्सेस बना लेता है EDTA और उनको हटा लेता है। तो इस तरीके से आगे देखते हैं बेटा हम लोग सम इम्पॉर्टेंट एक्सट्रैक्शंस प्रोसेस ऑफ मेटल लाइक दोज ऑफ सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में, गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में भी बेटा हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को यूज करते हैं। आगे देखें तो हीमोग्लोबिन बेटा हमारा रेड कलर पिगमेंट है, हमारा ब्लड रेड है बिकॉज ऑफ हीमोग्लोबिन, और जो कि ऑक्सीजन कैरी करता है हमारे पूरे टिश्यूज हर एक सेल तक, तो वहां पर भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। फिर विटामिन B12 साइनोकोबालामाइन होता है बेटा, ये मैं आपको बता चुका हूँ, स्टार्टिंग में मैंने बताया था। वहां पे विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है, केवल इतना दिया है, लेकिन यहाँ पर देखो उन्होंने नाम भी दे दिया साइनोकोबालामाइन। फिर बेटा कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस जो हैं वो हमारे लिए एज अ कैटलिस्ट बायोलॉजी सिस्टम में भी काम करते हैं, जैसे बेटा कार्बोनिक एनहाइड्रेस हो गया, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए हो गया, ये सारे एग्जाम्पल है। मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस में भी यूज होता है, एग्जांपल इंक्लूडिंग रोडियम कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं बेटा। PH3 P थ्राइस RHCl को विल्किंसन कैटलिस्ट बोलते हैं। किस काम आता है, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन में आता है बेटा, ये भी PYQ है, इंपॉर्टेंट है। फिर आर्टिकल्स कैन बी इलेक्ट्रोप्लेटेड विथ सिल्वर एंड गोल्ड मच मोर स्मूथली एंड इवनली फ्रॉम सॉल्यूशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। जैसे अगर आपको प्लेटिंग करनी, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, तो नॉर्मली अगर आप लोगे उससे बेहतर है आप AgCN2 नेगेटिव या AuCN2 नेगेटिव लोगे सॉल्यूशन, तो आपका जल्दी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा। फिर बेटा ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका यूज होता है, फिल्म डेवलप करने में भी यूज होता है। वहां पर हम लोग क्या करते हैं, by washing with hypo solution which dissolves the undecomposed AgBr to form AgSO3 3 negative। और बेटा लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये बेटा आपका मेडिसिन इंडस्ट्री में यूज होता है, ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉब्लम कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ मेटल टॉक्सिसिटी, प्लांट एनिमल सिस्टम में भी यूज होता है। एक्सेस ऑफ कॉपर एंड आयरन आर रिमूव्ड बाय चीलेटिंग लिगेंड्स, जैसे डी पेनिसिलामाइन, आपका ये हो गया डेस फेरियोक्साइम B via the formation of coordination compound। EDTA is used in treatment of lead poisoning, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। EDTA को क्यों यूज करते हैं हम लोग, लेड पॉइजनिंग को ट्रीट करने के लिए। फिर सम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ऑफ प्लेटिनम इफेक्टिवली इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर्स। प्लेटिनम कुछ कंपाउंड है जो हमारे ब्रेन ट्यूमर, ये सब ट्यूमर, जैसे बेटा सिस्प्लेटिन हो गया, ट्यूमर के लिए यूज होता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये था बेटा हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में, सिंपल सा चैप्टर है, यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत थी नहीं, मैंने एनसीईआरटी हाईलाइट पूरा आपको कवर कर दिया है। मिलता हूं बेटा आपसे अगले लेक्चर में, मैं ऐसे बहुत सारे लेक्चर्स लेके आता रहूंगा, जिससे आपके आने वाले ना केवल बोर्ड एग्जामिनेशन बल्कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे CUT 2025 हो गया, उसमें भी हम लोग बहुत अच्छा स्कोर कर पाए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय बच्चों।